कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। महामारी के बाद ताऊते नाम की एक प्राकृतिक घटना अभी घटित होकर चुकी है, जो आज के दिन समाप्त हो रही है, लेकिन इसका दो तीन दिन तक असर देखा जाएगा। ये एक साइक्लोन है और इस साइक्लोन के विषय में जानने के लिए हमको थोड़ा सा ज्योग्राफिकल समझना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ग्लोब है। इस ग्लोब को यह उत्तरी गोलार्ध है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध यह है और दक्षिणी गोलार्ध यह है। इस पर यह देखा जाए तो यह हिंद महासागर, जैसा कि मैंने भारत का मैप भी बनाया है, फिर भी आपको ये दिख रहा है तो ये भारत है। भारत के नीचे जो नीला नीला ये क्षेत्र दिख रहा है, ये हिंद महासागर तक का क्षेत्र है जो ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। तूफानों का सिलसिला बहुत पुराना है। ये तूफान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल और एक यानी उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय। जैसा कि मैंने मानचित्र में बनाकर आपको दिखाया है कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ ये मकर रेखा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको या नॉर्थ भाग को हम देखेंगे तो इसकी ये एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं, और इसके साउथ भाग को देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं। यहां पर ये जानने की बात है कि एयर और विंड क्या है। एयर, यदि हम एक कमरे में हैं, कमरा पैक है, तो कमरे के अंदर जो हवा है, जो हवा बिल्कुल पैक हो चुकी है, उसे हम एयर के नाम से जानते हैं। और ये जब हवा कमरे की किवाड़ें खोल दें और हवा के का आदान बाहर जाना और बाहर से अंदर आना शुरू हो जाए तो ये कहलाती है विंड। इसमें मैंने नॉर्थ लिखा
तो ये एंटी एंड के ऊपर हम एरो बना देंगे तो यूँ करके चलेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एस बना दिया तो ये यूँ चलेगा तो ये क्लॉकवाइज में आ जाएगा। इस तरीके से नॉर्दर्न गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी जो हवाएं चलती हैं वो साउथ से वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, और इसमें ये वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि ताउते साइक्लोन है। अधिकांशतः साइक्लोन भारत के हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, यानी बे ऑफ बंगाल ये है, यहाँ पर उठते हैं। और लेकिन पिछले 4 वर्षों से देखा जा रहा है तो ये साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में जो उठते थे वो काफ़ी टिपिकल साइक्लोन होते थे और काफ़ी विध्वंस करते थे, यानी काफ़ी मात्रा में जनहानि, धनहानि और पेड़ पौधों को, बिल्डिंग्स को हानि पहुंचाते थे। लेकिन पिछले 4 वर्षों में ये देखा गया है कि अरब सागर से मानसून उठ रहे हैं। इसका मुख्य कारण मौसम वैज्ञानिकों का मानना यह है कि यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र हैं वो काफी गर्म हो जाते हैं। इट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो हमको ये भारत है, भारत से इधर ओमान, यमन, अरब, ये लाल सागर, ईरान इत्यादि, ये लाल सागर सऊदी अरब के पास में यहाँ पे इजिप्ट, सूडान, इथोपिया से होता हुआ, और यहाँ पर ये आपका फारस की खाड़ी है, यहाँ पर तक अरब सागर है। इनके तटीय क्षेत्र गर्म हो जाते हैं और इतने गर्म हो जाते हैं कि इनका वेपराइजेशन होना शुरू हो लेता है। जब इनका वेपराइजेशन होगा तो फिर वाष्पन होगा, और वाष्पन जब होगा तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान यहाँ का बढ़ा है। इसलिए ये तूफान 30% यानी 86% जो साइक्लोन आते थे अभी तक वो बंगाल की खाड़ी में आते थे, 14% साइक्लोन आते थे वो अरब सागर में आते थे, लेकिन 4 वर्षों से यहाँ पर साइक्लोन की मात्रा देखी जा रही है। 2021 में अभी आप देख रहे होंगे ताउते है। ताउते को यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम म्यांमार है, उसने इसको नाम दिया है। ताउते का अर्थ होता है छिपकली, और ये छिपकली जिस तरीके से धीमे धीमे चलती है, चिपक कर चलती है, उसी तरीके से ताउते चला। इस क्षेत्र में यानी हिंद महासागर में जितने भी साइक्लोन आते हैं वो साइक्लोन असल में उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन कहलाते हैं। इसका मेन कारण यह है कि यदि आप देखें तो भारत की स्थिति को यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत के लोकेशन ये तो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है और भारत यहाँ पड़ेगा, यानी टॉपिक ऑफ कैंसर पर भारत पड़ेगा। इसलिए 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 0 से 23.5 डिग्री साउथ में ये बेल्ट बनी है, ये ट्रॉपिक
ट्रॉपिकल बेल्ट है और यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब इसमें पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि इसके नामकरण को लागू किया गया और इसके नामकरण में हमने देखा ये WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि UNO की एक शाखा है, वो क्षेत्रीय मतलब उस समुद्र के आसपास के जो क्षेत्रीय देश होते हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपती है कि आप इनके विषय में बताइएगा। भारत का IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है IMD, वो इसके विषय में जानकारी देता है। स्टार्टिंग में 2004 में ये देश शामिल थे जिनका नाम था इंडिया, पाकिस्तान, अमन, ओमान, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। ये देश इसमें अपने अपने नाम देते थे। 8 देश थे, इन्होंने पहले से ही अपना नाम दे रखा था, तो 8 मल्टीप्लाई यानी 8 × 8 = 64 नाम दे दिए गए थे। और अल्फ़ाबेटिकल जहाँ जहाँ पर तूफान आता था, साइक्लोन आता था, उस देश का नाम जो दिया जाता था वो क्रम से उसको दे दिया जाता था। चूँकि 2020 में इनके नाम खत्म हो गई, तब इसमें इन्होंने नाम दिया, इसमें 5 देश और जोड़ दिए गए और ये 5 देश जो शुरू में कतर, सऊदी अरब, UAE, यमन और ईरान। चक्रवातों का क्रम 2004 में शुरू होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि साइक्लोन का नामकरण की पद्धति इस क्षेत्र में 2004 में शुरू हुई थी। पहले महासागर में अटलांटिक महासागर में ये चलता था और अब ये नाम दिए गए, तो उनमें सबसे पहला नाम जो 13 × 13 हुए यानी 169 नाम हुए, उनमें सबसे पहला नाम निसर्ग का आया था। और निसर्ग का मतलब बांग्लादेश ने नाम दिया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति। और पहले जो 8 देशों ने नाम दिया था 8 × 8 = 64, इसका लास्ट नाम था अम्फान, जिसे थाईलैंड ने दिया था। अब इसमें यह देखा जाए तो अब नंबर ओमान का, जिसका नाम यास ने दिया, और ओमान के बाद में पाकिस्तान, जिसने इसको गुलाब नाम दिया है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि असल में कि ये उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं, इन चक्रवातों को किस किस नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न पैसिफिक सी यानी जापान, यानी हम जापान को देखें तो ये जापान का एरिया है। साउथ चाइना सी, इस वाले एरिया में इसका नाम दिया जाता है टाइफून। उसके बाद में नॉर्थर्न अटलांटिक में यानी अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर है, नॉर्थर्न की बात कर रहा है। तो नॉर्थर्न का मतलब हो गया कि यहाँ से ऊपर का हिस्सा, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस ग्लोब को 2 भागों में ये बांट दें तो ये ऊपर का हिस्सा होगा, ये नॉर्थर्न हो जाएगा। इसे हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो इस तरीके के तूफान आते थे उसको हम हरिकेन्स के नाम से जानते थे। और साउथ अमेरिका में भी हरिकेन्स के नाम से, मतलब साउथ अमेरिका कह रहा हूँ, यहाँ का इस वाले एरिया में, अमेरिका के पश्चिमी एरिया में इसे हरिकेन्स के नाम से जानते हैं। लेकिन ईस्टर्न USA में टोर्नाडो के नाम से जानते हैं। टोर्नाडो को बहुत से भूवैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये तूफान जो है वो बहुत हाई लेवल का है और इसे हम उष्णकटिबंधीय
चक्रवात का नाम ना दें तो अच्छा होगा, लेकिन अधिकांशतः विद्वानों का मानना है कि इसको हम टॉर्नेडो के नाम से जानेंगे। अब आता है इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में इसी को हम जो साइक्लोन के नाम से जानते हैं, और ये साइक्लोन यहाँ पर होता है। अब इसके बाद में इंडिया ने जो नाम दिए थे वो अग्नि, जब 8 देशों में मतलब 8 थे यानी 64 नाम दिए गए थे, तो भारत की तरफ से नाम प्रस्तावित किए गए थे अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर, वायु और जल। ऑस्ट्रेलिया में इसको हम विली विलीज के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का तात्पर्य आपका ये वाला क्षेत्र, विलीज विलीज के नाम से ऑस्ट्रेलिया का तात्पर्य ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे विलीज विलीज के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न इसमें, अब आप देख रहे होंगे, इसको अलग रख देते हैं और हम इसके उद्भव पे आते हैं, यानी इसका जन्म कैसे होता है। आपने देखा होगा कि गांवों में इसका छोटा रूप देखने को मिलता है, और वो छोटा रूप है इसका, हम कहते हैं, बचपन की याद होगी तो हम कहते हैं कि भूतरा आ गया, भूत आ गया। तो वो वहाँ पर जब रेत गर्म हो जाती थी, मिट्टी गर्म हो जाती थी, तो वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता था। निम्न वायुदाब, और हम ये जानते हैं कि पानी जो लुढ़कने का काम करता है, यानी पानी जब बहता है तो ऊंचे से नीचे की साइड में बहता है, और यानी ये भी विंड जो चलती है हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है। पहला फंडा हमको ये ध्यान रखना है। दूसरा यह है कि इसमें समदाब रेखाएं यानी आइसोबार लाइंस जो होती हैं उनका भी प्रभाव रहता है। तीसरा काइनेसिस फोर्स का प्रभाव रहता है, और हम यह भी जानते हैं कि काइनेसिस फोर्स इस इक्वेटर लाइन पर एब्सेंट रहता है। काइनेसिस फोर्स इस इक्वेटर लाइन पर नहीं पाया जाता है। फिर होती है दाब प्रवणता। वो दाब प्रवणता, इसका दाब बढ़ता आता है, और इसी की हम आपके साथ ये कोशिश करेंगे कल्पना करने की। कल्पना कीजिए कि आप ये समुद्र का पानी गर्म हुआ, और गर्म ये 27 डिग्री 26 और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाए तो ये गर्म होता है। गर्म होने के बाद में ये पानी जब गर्म होगा तो वेपर्स होंगी, और जब वेपर्स होंगी ये वाष्पित होगा, तो ये वाष्पित होकर ऊपर उठेगा। जब ये पानी ऊपर उठेगा तो एक नीचे से ये वाष्पित होकर जब ये ऊपर उठेगा तो नीचे की साइड में जो रहेगा वो लो प्रेशर बेल्ट का एरिया बन जाएगा, और लो प्रेशर बेल्ट का एरिया जैसी ये भरा, और भरने के बाद बादल बने, और जैसे हम जानते हैं कि हम ये ऊपर जाते जाएंगे तो वैसे ही वैसे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते आते हैं तापमान में गिरावट देखी जाती है। तापमान में गिरावट देखने का आशय आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि हम जैसे ही गर्म चाय को लेकर सामने रखते हैं और चाय में से कंडेंसेशन होता है, वाष्पन होकर उसकी धाराएं यूं यूं करके दिखाई देती हैं, वही आगे जाकर क्लाउड का रूप धारण कर लेती हैं। और क्लाउड को यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि क्लाउड क्या है। क्लाउड असल में प्रश्न आया था कि क्लाउड क्या ठोस है, तो क्लाउड ठोस नहीं है। क्लाउड ड्रॉपलेट का जो कि धूल के कणों से चिपक कर ड्रॉपलेट हैं वो रूप धारण करते हैं, वो क्लाउड बन जाते हैं। और क्लाउड बनने के बाद ये ऊपर उठते हैं, और ऊपर उठने के बाद जैसे ये ऊपर उठते हैं तो ऊपर से संघनन की प्रक्रिया होती है, यानी कंडेंसेशन वहाँ पर होना शुरू हो जाता है। जैसी कंडेंसेशन
वहाँ पर शुरू होता है तो ये क्लाउड क्या करते हैं, जैसे कंडेंसेशन। अब इसके लिए हम ये समझें कि ये छोटा सा एक क्षेत्र है ये बना। अब इसमें इसी को ले लेते हैं कि ये बना, तो ये नीचे से ये कंडेंसेशन होगा, ये ऊपर उठेंगे और ये कंडेंसेशन होने के बाद में ये यों करके, यानी यहाँ से वायु की धाराएं चलेंगी और ये ऊपर जाकर ठंडी हो जाएंगी। ठंडी होने के बाद में ये फिर नीचे मुड़ेंगी, क्योंकि इन्हें ठंडी ये धाराएं हो जाती हैं तो नीचे दबेंगी और नीचे दबने के बाद में यहाँ पर इसकी साइड में यानी लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। अब नीचे जो क्षेत्र बना, नीचे जो आई वाला क्षेत्र बना, इसमें चारों तरफ से धाराएं आई और धाराएं आने के बाद में काइलोसिस प्रभाव पड़ा। काइलोसिस प्रभाव पड़ा तो ये अपने उसके पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की साइड में घूर्णन कर रही है। और जब पृथ्वी पश्चिम से, सपोज कीजिए कि यह है पृथ्वी का घूर्णन यूं है, यानी वेस्ट टू ईस्ट की साइड में, वेस्ट टू ईस्ट की साइड में। अब सपोज कीजिए कि इनका ये भारत है और इस भारत की साइड में अगर मैं थोड़ी देर के लिए कल्पना करता हूँ काइलोसिस बल को समझने के लिए, ये भारत क्या है कि पृथ्वी घूम नहीं रही है। जब ये घूम नहीं रही है तो इधर साइड में फोर्स लगेगा। जब इधर साइड में जब फोर्स लगेगा, ये यानी धाराएं यूं करके जाएंगी। जब ये यूं करके जाएंगी तो इससे चिपकेंगी, इससे चिपकेंगी तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद में इधर आएगा, इधर यानी उसके विपरीत दिशा में, यानी पृथ्वी तो ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं ये घूम नहीं रही है। और घूम नहीं रही है तो ये ऊपर इससे तटीय क्षेत्रों से, यानी अरब सागर के तटों से, यहाँ पर केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात इत्यादि हैं, यहाँ पर ये रहेगी, चिपक के ये ऊपर चलेगी। जब ये ऊपर चलेगी तो फिर वहाँ पर वर्षा करेगी, ठंडी होगी, बादल कंडेंसेशन होगा और वर्षा करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि पृथ्वी तो घूम रही है, पृथ्वी घूमी और वायुमंडल तो पृथ्वी के संग घूम नहीं रहा, बादल तो पृथ्वी के संग घूम नहीं रहे, तो ये बादल पीछे रह गए। और पीछे रह आने के बाद में यानी कि हम ये समझ गए कि जब ये बादल पीछे रह गए तो वहाँ पर पृथ्वी आगे निकल गई घूम कर, तो थोड़ा सा आगे निकली तो बादल पीछे रह गए। तो नीचे जो निम्न दाब का क्षेत्र है, इसमें से वायु यों करके जाएगी और जाने के बाद में फिर वो यों करके इसके विपरीत दिशा में यों मुड़ेगी और यों मुड़ने के बाद में नीचे आई की संरचना कर देगी और उच्च वायुदाब से उच्च वायुदाब से यानी हाई प्रेशर बेल्ट से वो लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आएगी। जब हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आएगी तो मैंने यहाँ पर काइलोसिस बल के कारण यहाँ पर मैंने बताया कि ये यूँ करके रिंग्स बन जाएंगी और यूँ करके जब रिंग्स बनेंगी तो ये आई कहलाएगी। आई के बाद में इसकी संरचना होगी आई वाल सबसे खतरनाक जगह है, सबसे ज़्यादा एक्टिव जगह है, ये आई वाल होगा। और जब ये ऊपर पहुँचेगी वाष्प तो पानी के अंदर एक लेटेंट हीट होती है अपनी, वो गुप्त ऊष्मा को ये बादलों में, जो गुप्त ऊष्मा पानी के रूप में गई है, वो बादलों में जाकर वो अपने आसपास के एरिया में भी वो गुप्त ऊष्मा को छोड़ेगा और छोड़ने के बाद में फिर वो और हल्का होगा और ऊपर उठ जाएगा। इस तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक एक वो चली आती है लाइन और ये लगभग 14 किलोमीटर तक ऊपर जा सकता है। साइड में ये 14 किलोमीटर तक ऊपर गया और इसमें साइड में क्या हुआ, फिर इनर है, यहाँ पे तो कोई हलचल नहीं होगी, ये बहुत शांत क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आईवाल में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और उसके बाद हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ पर डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होता। इसलिए
हमारे जो मौसम विज्ञानी हैं वो बता देते हैं कि यहाँ पर कोई विंड में डिस्टरबेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर तूफान आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है और वो साइक्लोन भयानक रूप ले सकता है। अपने अनुमान से, अपने इक्विपमेंट से वो इस बात का पता लगा लेते हैं और पूर्व सूचना दे देते हैं। तो आई मैंने लिखा है कि शांत क्षेत्र, तारे, चांद देख सकते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पे बैठकर ऊपर तारे और चांद को भी देख सकते हैं। आई वाल के विषय में मैंने लिखा है कि एक्टिव है और हवा की गति यहाँ पे 120 से लेकर 400 किलोमीटर यानी 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यहाँ पर तीव्र संवहनीय क्षेत्र लगातार बादल बनाते हैं। नीचे से वेपराइजेशन होगा तो वो कंडेंस होंगे और वो ऊपर जाएंगे तो वो लगातार बादल बनाते हैं। बादल फटते भी हैं और ये मैंने अभी बताया था आपको कि आईवाल सबसे ज़्यादा विनाशकारी क्षेत्र होता है। अब इनर रिंग से क्या होती है, वायु की गति यहाँ पे कम होगी। इनर रिंग्स में ये वाला ग्रीन वाला इनर रिंग्स में वायु की गति कम होगी और यहाँ पर कपासी बादल मिलेंगे और ये सर्पिलाकार यहाँ पर होगा। आउटर रिंग में चक्रवात के आगमन की सूचना होती है जो मैं अभी बता चुका हूँ और हवाओं की गति का क्रम भी यहाँ पर मालूम पड़ता है। इस तरीके से ये एक साइक्लोन बनने की घटना है और ये साइक्लोन बड़ा भयावह रूप लेते हैं और जैसा कि आपने अभी देखा होगा इसके बाद में साइक्लोन निकल जाता है, फिर भी मौसम को परिवर्तित होने में लगभग 1-2 दिन लग जाते हैं। और इस तरीके की आपदाओं से बचने के लिए यदि IMD या वर्ल्ड का यूएनओ की संस्था WMA वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इनके बारे में सूचना देता है, ये आपका मुख्य यहाँ पे पॉइंट बनती है। अब इसके बाद में मैं आपको इस विषय में पूरा का पूरा बता चुका हूँ। जो आपके में ज्योग्राफिकल आंकड़े आ सकते हैं उनके विषय में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो मैं कल इसमें बताने की कोशिश करूँगा। और ये टाइप 5 का है। टाइप 5 के तूफान की यानी साइक्लोन की जो स्पीड होती है वो अबव टू, या इसकी तो 185 कल तक था जब ये गुजरात के तट को छुआ था, इसने 175 अबव बताया था। और टाइप 5 की श्रेणी में इसे रखा गया है क्योंकि ये 120 से लेकर 400 किलोमीटर पर आवर है। टाइप 5 की श्रेणी में रखा गया था इसको। और इनको ये वेस्टर्न पैसिफिक सी, नॉर्थ अटलांटिक, ईस्टर्न USA और इंडियन ओशियन, साउथ इंडियन पैसिफिक ओशियन या ऑस्ट्रेलिया, ये क्रम दे दिए जाते हैं और इसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, जग में डाल दिया जाता है और इसके बाद में मैचिंग करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे लिखिए और अपना प्यार इसी तरीके से मेरे साथ में बनाए रखिए और मैं इसके लिए आप मुझे राय दीजिए। मैं शुरू करना चाहता हूँ इस पर, या आपके कमेंट्स आए और तो मैं उत्तर प्रदेश विशेष ज्योग्राफिकल आपको देना चाहता हूँ। आप अपने सुझाव दीजिए। जहाँ से कोई भी UPPCS का प्रश्न, एलाइड PCS का प्रश्न, SI में आए हुए प्रश्न, पुलिस में आए हुए प्रश्न, कोई भी यूपी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आपका सुझाव आमंत्रित है। अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश विशेष करके
आपको देने की कोशिश करूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका पुनः दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर हार्दिक बधाई, अभिनंदन, जय हिंद।